चलिए, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना है। अगर कहीं पर भी वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कैसे करोगे, तो उसकी हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाओ। एक कॉस्ट सेंटर होता है, रेवेन्यू सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेवेन्यू सेंटर रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पैसा लगाना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद डिवीजन परफॉर्मेंस मेजर कैसे कर सकते हो, फिनेंशियल आरओआई का इस्तेमाल करो, रेजिडुअल इनकम का इस्तेमाल करो, ईवीए का इस्तेमाल करो। ठीक है, नॉन फिनेंशियल बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, ट्रिपल पी मॉडल और परफॉर्मेंस प्रिज्म। और सोशल एनवायरमेंटल मेरे पास जो नॉन फिनेंशियल के अंदर एक आता है वो होता है ट्रिपल बॉटम है, इनकी पीपीपी की बात कर ली। फिर इसने कहा एनपीओ के केस में क्या करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में हमने ये कहा वीएफएम का मतलब क्या होता है, तो आपका जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ना, ये तो अडेप्ट बनाया गया। वीएफएम का होता है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी के अंदर आपका क्या आता है, इफेक्टिवनेस की बात करता है, एफिशिएंसी की बात करता है और इकोनॉमी की बात करता है। और इसमें दो अभी नए भी ऐड किए गए हैं, एक इक्विटी ऐड किया गया है और एक और ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का फ्रेमवर्क इतनी ही। चलो हम आगे से शुरू करते हैं, स्पीड से करते हैं। सबसे पहले इसने कहा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल करो, फंक्शन करो, डिवीजन करो, मैट्रिक्स करो। एंटरप्रेन्योरियल मतलब एक ही बंदे से हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फंक्शन यानी कि हमने कहा प्लानिंग फंक्शन के बेस पे, प्रोडक्शन के बेस पे, मार्केटिंग के बेस पे, सेल्स के बेस पे हमने अलग अलग फंक्शन डिवाइड कर दिए। डिवीजन यानी कि एक्स बनाया, वाई बनाया, एक्स के सारे फंक्शन एक जगह, वाई की एक जगह, हम डिवीजन से मतलब रखेंगे। मैट्रिक्स यानी कि हमने इस मैट्रिक्स को बना दिया कि भाई ऐसे करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमने कैसे बनाए, इन्होंने कॉस्ट सेंटर जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रेवेन्यू सेंटर जो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट सेंटर जो कंट्रोल दोनों पे रखेगा, और इन्वेस्टमेंट सेंटर जो पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम इन्वेस्टमेंट सेंटर बोलते हैं। ओके ओके। फिर हमने कहा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा, तो उसने कहा 4 स्टेज से काम करता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता कर लो, फिर डेलीगेट कर देना, फिर परफॉर्मेंस देख लेना, फिर केपीआई बना देना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको। फिर हमने कहा परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करेंगे कैसे, इन्होंने कहा 2 तरीके से करते हो, फिनेंशियल मेजर लगा देना या फिर नॉन फिनेंशियल मेजर लगाना। फिनेंशियल मेजर में आपके पास आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम, ईवी यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा था, पिछली साल जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा था, उसको इन्वेस्ट करके आपने जो पैसा कमाया है उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो कंट्रोलेबल प्रॉफिट होते हैं डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड। अब आरओआई की दिक्कत क्या निकल के, किसने कहा गोल कंक्रूरेंस या फिर सब ऑप्टिमाइजेशन डिसीजन मेकिंग होती है, और गोल कंक्रूरेंस इसके अंदर नहीं होता है। गोल कंक्रूरेंस नहीं होता है, सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग इसके अंदर निकल के आती है। क्यों भैया निकल के आती है, तो इसने कहा सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग इसलिए निकल के आती है क्योंकि हमने कहा कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, 13% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो वो रिड्यूस हो जाएगा, भले कंपनी के हित में और मेरे हित में नहीं, इसलिए हम उस प्रोजेक्ट को नहीं इंक्लूड करने वाले या उस प्रोजेक्ट को नहीं लेने वाले। ठीक है, इसके ऑल्टरनेटिवली क्या निकल के आता है, आरआई निकल के आता है। आरआई क्या कहता है, आरआई कहता है कि भैया हम ना रेजिडुअल इनकम लेंगे, मतलब हम देखें कि भैया उस प्रोजेक्ट से कितना पैसा निकल के आ रहा है और कंपनी का कितना पैसा लगने वाला है, प्रॉफिट है कि लॉस है वो हम देख लेंगे, प्रॉफिट है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, वो प्रोजेक्ट बात खत्म। लेकिन ये एब्सोल्यूट मेजर होता है, रिलेटिव मेजर नहीं होता है। अच्छा, आरओआई तुम्हारा क्या होता है, आरओआई आपका निकल के आता है रिलेटिव मेजर, आरआई क्या निकल के आता है, एब्सोल्यूट मेजर निकल के आता है। अच्छा, क्या हम आरओआई अलग अलग लेवल अलग अलग एसेट के लिए ऑपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग डिवीजन अलग अलग एसेट के साथ है तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं, आरआई में से हो सकता है, आरआई में से नहीं हो सकता है। फिर हमने कहा कि आरओआई आपका बायस हो सकता है, गोल कंक्लूज को नहीं ध्यान रखिएगा, सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग होगी, आरआई के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इन दोनों प्रॉब्लम से निकल के ईवी निकल के, ईवी कहता है कि भैया आपने ना दोनों में क्या किया, आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट को कंसीडर किया, आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंसीडर ही नहीं किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंसीडर नहीं किया, हम होते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी कंसीडर करेंगे, ये निकल गया ईवी है। ईवी कहता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रॉफिट है उसमें सिर्फ डेट को कंसीडर करते हैं, इक्विटी को नहीं करते, हम इकोनॉमिक वैल्यू निकाल के देंगे। कैसे निकाल के देंगे, इसने का क्या करना, सिंपल सी बात करना, नोपैड जो निकल के आया उसमें से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल माइनस कर देना। कैपिटल मतलब जो पुराने साल कैपिटल एम्प्लॉयड था उस कैपिटल को लेना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेना, और साथ में क्या करिएगा, ये कर लीजिएगा। और नोपैड यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करेंगे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का मतलब होता है कि हमने क्या कमाया है, हमने कहा कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आए थे यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस निकल के आए थे, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में इंटरेस्ट का नेट ऑफ टैक्स का एड बैक कर दोगे तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आपके पास निकल के आ जाएंगे। ओके डन, ओके डन। लिमिटेशन क्या होती है ईवीए की, इसने कहा ईवीए भी एब्सोल्यूट मेजर होता है और लार्जली हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। अच्छा, ईवीए कहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो हमने कहा नोपैड डिवाइड बाय सीई होता है ना, नोपैड अगर इंक्रीज हो गया और सीई उतना ही रहा तो इंक्रीज हो जाएगा, नोपैड ज्यादा से इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, और सीई अगर डिक्रीज हो गया तो फिर नोपैड हमारा इंक्रीज हो जाए तो भी हमारा ये जो है ये इंक्रीज होके निकल आएगा। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हमने कहा नॉन फिनिशियल मेजर्स की बात कर लेते हैं। कितने निकल के आ रहे थे? 5 निकल के आ रहे थे। सबसे पहले हम किसकी बात करें? सबसे पहले हमने कहा बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करते हैं। स्कोर कार्ड का मतलब क्या होता है? एक स्कोर कार्ड बन के आ रहा है। स्कोर कार्ड में हमने कहा 4 तरीके के, कस्टमर पर्सपेक्टिव ले लेना, फिनिशियल पर्सपेक्टिव ले लेना और इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ले लेना। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव का मतलब हो जाता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव ले लेंगे। फिनिशियल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि हाउ डू शेयर होल्डर्स लुक एट अस और हाउ डू शेयर होल्डर्स परसीव अस, ठीक है। कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर हमें कैसा देखता है। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव मतलब हम क्या प्रोसेस लगा रहे हैं ताकि हम कस्टमर पर्सपेक्टिव को, फिनिशियल पर्सपेक्टिव को अचीव कर सकें। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि हम पीपल के लिए, प्लेसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। कोई भी एम्प्लॉय का काम आएगा कि एम्प्लॉय हमेशा इसमें ही इंक्लूड किया जाता है, चौथे वाले में एम्प्लॉय को इंक्लूड किया जाता है हमेशा ही। ओके, ठीक है, ठीक है। बैलेंस स्कोरकार्ड के अंदर दिक्कत क्या निकल के आती है? हमेशा माना जाता है कि नॉन फिनिशियल मेजर जो है वो हमेशा यूज किए गए। डेलीगेट करता है एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कोई बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है और कंपनी इन मेजर्स को लगाने में थोड़ी दिक्कत में रहती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने का बैलेंस स्कोरकार्ड बनाते कहते हो ऑब्जेक्टिव रखो, मेजर रखो, टारगेट रखो, इनिशिएटिव रखो, आपका ये बन के तैयार हो जाता है। ओके, ओके। फिर हमने कहा परफॉर्मेंस पिरामिड का मतलब होता है क्या? एक पिरामिड बना के चले जाओ। हमने कहा पिरामिड के अंदर सबसे पहले कॉर्पोरेट विजन रखना, उसके अंदर 2 हिस्से निकाल देना, एक फिनिशियल निकाल देना और दूसरा निकाल देना मार्केट का। मार्केट के अंदर क्या निकालोगे? मार्केट के अंदर हमने कहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान रखता है और फिनिशियल ध्यान रखता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे होगी? क्वालिटी को एनहांस कर दो, डिफेक्ट को कर दो कम, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? साइकिल टाइम कर दो कम और साथ में जो आपकी वेस्ट है उसको कर दो कम। इससे क्या होगा? इससे इंटरनल एफिशिएंसी निकल के आएगी, इससे एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस निकल के आ जाएगी। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कहता है कि बिल्ड करना है ब्लॉक को। ब्लॉक को बिल्ड करने के लिए क्या करोगे आप? ब्लॉक को बिल्ड करने के लिए हमने सबसे पहले कहा कि हम डायमेंशंस नापेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे और फिर हम रिवॉर्ड देंगे। अच्छा, सो रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए? तो हमने कहा रिवॉर्ड होना चाहिए क्लियर, रिवॉर्ड होना चाहिए कंट्रोलेबल और रिवॉर्ड क्लियर भी है, कंट्रोलेबल भी है और साथ में हमारा जो रिवॉर्ड है वो हमारा मोटिवेटिव होना चाहिए, यानी कि मोटिवेट हो जाए बंदा। फिर हमने कहा स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? हमने कहा स्टैंडर्ड होना चाहिए अचीवेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। हर बंदे को ध्यान में रखते हुए बनाया हो, यानी कि ओनरशिप होनी चाहिए स्टैंडर्ड की और साथ में, ठीक है, ओनरशिप होनी चाहिए अचीवेबल और इक्विटी मतलब हर बंदे के लिए इक्वली डिफिकल्ट होना चाहिए। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन के अंदर उसने कहा 2 होते हैं, एक डिटरमिनेंट होता है, एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट जो आपका होता है वो आपका फिनिशियल होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव वाला होना चाहिए। और डिटरमिनेंट में हमने बोला कि देखो डिटरमिनेंट में हम किस किस का ध्यान रखेंगे? एक तो क्वालिटी का ध्यान रखने वाले हैं, क्वालिटी का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रख लीजिएगा और हमने कहा रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन या फिर यूज हम ध्यान रखेंगे और इनोवेशन भी लेके आएंगे। ओके डन, ओके डन। इतना ही है, इतना ही हो गया। फिर परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या कहता है? प्रिज्म कहता है सारे स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन के लिए हमने कहा स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करेंगे, कैसे करोगे? उनको क्या क्या मांगता क्या है, उनको उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी के लिए प्रोसेस बनाओ, प्रोसेस के लिए कैपेबिलिटी बनाओ और उसके बाद स्टेक होल्डर से क्या चाहते हैं वो देख लो, ठीक है, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन यानी कि ट्रिपल पी की बात कर रहा है। इसने कहा देखो एक होती है सोशल बॉटम लाइन, एक होती है एनवायरमेंटल बॉटम लाइन, एक होती है इकोनॉमिक बॉटम लाइन। सोशल बॉटम लाइन का मतलब होता है पीपल के लिए क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे के लिए क्या कर रहे हो, एनवायरमेंटल का मतलब होता है एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो। क्या क्या निकल के आता है? वाइबल निकल के आता है और इक्विटेबल निकल के आता है और बियरेबल। बियरेबल प्रॉफिट नहीं है तो बियर कर रहे हैं, दर्द हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं है तो बियरेबल निकल के आएगा। और इक्विटी कब निकल के आता है? इक्विटी हमने कहा प्रॉफिट हो रहा है, प्लैनेट क्या तेल लेना है, प्लैनेट का नहीं तो इक्विटी निकल के आएगा। और वायरस घुस गया, अगर पीपल नहीं है तो वायरस घुस जाएगा तो वायबल निकल के आएगा। और लास्टली मेरे पास सस्टेनेबल, सारे केसेस में सस्टेनेबल निकल के आता है अगर सब कुछ मौजूद है तो। ओके, सीएसएफ और केपीआई का मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा सीएसएफ का मतलब होता है कि क्रिटिकल सक्सेस